दीप नवरंग। गांव का एक छोटा सा घर, बाहर एक पुराना हल रखा हुआ है। सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। एक बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है। अंदर से खांसी की आवाज आती है। किसान रघु खाट पर बैठा है। उसकी पत्नी गंगा रसोई में रोटी सेक रही है। अरे गंगा, जरा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। हाँ, अभी लाती हूँ। जल्दी से घड़े से पानी निकालती है और लाकर देती है। रघु धीरे धीरे पानी पीता है। बेटा, आज भी खेत जाना है? रघु गहरी सांस लेते हुए, हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा। कर्जा चुकाना है, नहीं तो महाजन फिर से दरवाजे पर आकर गालियां देगा। गंगा रोटी थाली में रखते हुए, तुम हर रोज खेत में इतनी मेहनत करते हो, फिर भी ये कर्जा कम नहीं होता। जितना चुकाते हो उतना और बढ़ जाता है। रघु थाली की तरफ देखते हुए, ये सूखा और ऊपर से महाजन का सूद, जितनी मेहनत करो सब बेकार लगता है। गांव के बाहर से ढोल और शोरगुल की आवाज आती है। रघु सुनकर चौंक जाता है। बाहर जाकर देखता है, गांव के कुछ लोग एक ठेकेदार के साथ खड़े हैं। चौपाल पर गांव के कई लोग इकट्ठा हैं। ठेकेदार शिवनाथ ऊंची आवाज में बोल रहा है। उसके साथ दो हटे-कटे आदमी खड़े हैं। रघु भीड़ में खड़ा सब सुन रहा है। शिवनाथ मुस्कुराते हुए, सुनो भाइयों, शहर में बड़ी फैक्ट्री बन रही है। मजदूरों की जरूरत है। काम पक्का, पैसा रोज मिलेगा, ऊपर से रहने खाने का भी इंतजाम है। रघु आश्चर्य से, लेकिन हम तो किसान हैं, हमारा खेत। मोहन हंसकर, अरे रघु, खेत में क्या रखा है? यहाँ बारिश तक सही से नहीं होती। सारा कर्ज चुकाना है तो कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। भीड़ में से एक किसान, हाँ भाई, गांव में रहकर भी क्या करना, बच्चे भूखे मर रहे हैं। रघु चुप हो जाता है। उसकी आंखों में मजबूरी झलकने लगती है। गंगा और उसकी माँ का चेहरा उसके दिमाग में घूम जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। शिवनाथ जोर से, तो फिर तय है, जो चलना चाहे कल सुबह बस तैयार रहेंगे। लोग धीरे धीरे हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। रघु मन ही मन कुछ तय कर लेता है। शाम हो चुकी है। रघु घर के बाहर चुपचाप बैठा है। गंगा उसके पास आकर बैठती है। अंदर माँ की खांसी की आवाज गूंज रही है। तुम इतने चुप क्यों हो? चौपाल से लौटे हो तब से कुछ बोले नहीं। ठेकेदार काम देने आया था, कह रहा था शहर में फैक्ट्री में मजदूरी मिलेगी। गंगा चौंकते हुए, शहर और खेत का क्या होगा? रघु नीचे देखते हुए, खेत से अब कुछ नहीं होता गंगा। कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। सूखा पड़ गया तो फसल भी नहीं होगी। गंगा आंखों में आंसू भरकर, तुम खेत छोड़कर चले जाओगे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। महाजन रोज ताने मारता है। माँ की दवाई भी चाहिए। कुछ तो करना होगा। और मैं? माँ, हमें छोड़कर जाओगे? रघु थोड़ा भावुक होकर, तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। कुछ कमाऊंगा तभी तो घर चल पाएगा। गंगा चुप हो जाती है। अंदर माँ की खांसी और तेज हो जाती है। रघु अंदर जाता है
और माँ के पास बैठता है। माँ मुश्किल से बोलती है, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस काम की बात सोच रहा था। माँ मुस्कुराकर, बेटा, चाहे कुछ भी हो, ईमानदारी से मेहनत करना, भगवान सब देखता है। रघु की आंखें नम हो जाती है। वो माँ के पैर छूकर बाहर चला जाता है। गंगा उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। अगली सुबह गांव के कई मजदूर और किसान इकट्ठा हो चुके हैं। एक पुरानी बस खड़ी है। शिवनाथ ठेकेदार हाजिरी लगा रहा है। रघु अपने छोटे से थैले के साथ आता है। महाजन रघुवीर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। सब तैयार है, बस निकलने वाली है। लोग हाँ में जवाब देते हैं। रघु एक पल के लिए रुकता है, गांव की मिट्टी को छूकर माथे से लगाता है और बस में चढ़ जाता है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गंगा दरवाजे पर खड़ी देख रही होती है। माँ चारपाई पर पड़ी हुई है। शायद उसे भी एहसास हो गया है कि रघु दूर जा रहा है। बस धूल उड़ाती हुई गांव से बाहर निकल जाती है। पुरानी बस कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते हुए जा रही है। अंदर गांव के मजदूर चुपचाप बैठे हैं। कोई उम्मीद से भरा है तो कोई चिंता में डूबा है। रघु खिड़की से बाहर देख रहा है। गांव पीछे छूटता जा रहा है। बगल में बैठा किसान धीरे से बोलता है, का रे रघु, पहली बार गांव से बाहर जा रहा है? हाँ, पहली बार। कभी सोचा नहीं था कि खेत छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे भाई, अब गांव में कुछ बचा ही कहा। किसान को खेत से ज्यादा महाजन की गाली मिलती है। सही कह रहा है, लेकिन दिल में डर भी है। पता नहीं शहर में क्या होगा। शहर में पैसा है, काम है, और क्या चाहिए। गांव में रहकर तो भूखे मर रहे थे। पीछे बैठा एक मजदूर राजू बातचीत सुन रहा था। वो धीरे से बोलता है, पैसा सब कुछ नहीं होता रे। शहर की चकाचौंध में गांव जैसी अपनी जमीन नहीं होती। वहां आदमी सिर्फ मजदूर बनकर रह जाता है। रघु सोच में पड़ जाता है। बस तेज गति से हाईवे पर दौड़ने लगती है। बस एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में रुकती है। फैक्ट्री के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं। धुआं निकलती चिमनियां हैं। हर तरफ भीड़ और शोरगुल। गांव के सभी मजदूर नीचे उतरते हैं। शिवनाथ ठेकेदार सबको एक जर्जर सी बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। शिवनाथ आवाज लगाते हुए, ये रहा तुम्हारा रहने का इंतजाम। सामने एक गंदा सा कमरा है जिसमें कई टूटी चारपाइयां पड़ी हैं। दीवारों में दरारें हैं, हवा तक नहीं आती। मजदूर असमंजस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे, ये तो गोदाम जैसा है। रघु धीरे से, इतना गंदा कमरा, यहाँ कैसे रहेंगे? शिवनाथ गुस्से में, अगर काम चाहिए तो यही रहना पड़ेगा। यहाँ कोई गांव नहीं है जो तुम्हारी खातिरदारी करेगा। लोग मजबूर होकर अंदर जाते हैं। थकान से चूर सब अपनी अपनी चारपाई पकड़ लेते हैं। रघु को गंगा और माँ की याद आती है। वो चुपचाप कोने में बैठ जाता है। पहला दिन काम पर। अगली सुबह फैक्ट्री में काम शुरू होता है। बड़ी मशीनें चल रही हैं। तेज आवाजें आ रही हैं। मजदूरों को काम समझाया जा रहा है। एक मुंशी धीरू सबको हिदायत दे रहा है। यहाँ टाइम से काम करना पड़ेगा। गलती हुई तो पैसा कटेगा।
बीमार पड़े तो खुद संभालो। यहाँ कोई गांव का चौपाल नहीं जहाँ आराम मिले। रघु और बाकी मजदूर चुपचाप सिर हिलाते हैं। रघु को भारी बोरे उठाने का काम दिया जाता है। वो पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन बिना कुछ कहे काम करता रहता है। शाम तक उसकी कमर दर्द करने लगती है। हाय राम, गांव का खेत ही अच्छा था रे, यहाँ तो हड्डियां टूट जाएंगी। रघु हाथों को देखते हुए, जिनमें छाले पड़ चुके हैं, बस कुछ दिन सहना होगा। पैसे जमा होते ही वापस गांव लौट जाऊंगा। वो मन ही मन ये संकल्प लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सफर कितना लंबा और कठिन होने वाला है। फैक्ट्री में कई हफ्ते बीत चुके हैं। मजदूरों की हालत खराब होती जा रही है। रघु के हाथों में गहरे छाले पड़ चुके हैं, लेकिन मजबूरी में वो काम करता रहता है। मजदूरी कम मिलती है और रहने की हालत बदतर होती जा रही है। एक रात जब सारे मजदूर थके हुए सो रहे होते हैं, रघु और हरी धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। हरी, अब तो हड्डियां दर्द दे रही है। लगता था यहाँ पैसा मिलेगा, पर जो मिलता है वो पेट भरने में ही चला जाता है। हाँ भाई, यहाँ मेहनत तो जानवरों जैसी करवाई जाती है, पर इंसानों जैसा कुछ नहीं मिलता। हरी गुस्से में, ठेकेदार शिवनाथ झूठा निकला। हमसे कहा था अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन महीने भर बाद भी पूरे पैसे नहीं मिले। रघु दुखी होकर, और गांव में माँ और गंगा हमारा इंतजार कर रही होंगी, पर मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? उसी वक्त फैक्ट्री का मुंशी धीरू वहां आता है। मजदूर उसे देखकर उठकर बैठ जाते हैं। सुनो सब, इस महीने का हिसाब हो गया है। कुछ कटौती करनी पड़ी तो आधा पैसा ही मिलेगा। हरी गुस्से में खड़ा होते हुए, ये कैसा हिसाब है? पूरा महीना जान तोड़ मेहनत की और आधा पैसा? ठेकेदार ने कहा है कि कर्जा भी कटेगा। जो ठीक लगे रखो, वरना निकल जाओ। मजदूरों में हलचल मच जाती है। रघु को ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। वो गहरी सोच में डूब जाता है। रात में रघु चारपाई पर लेटा हुआ छत को घूर रहा है। उसे गंगा और माँ की बातें याद आती है। उसे याद आता है कि गांव में खेत चाहे सूखा पड़ा हो, लेकिन वहां सुकून था। वो अचानक उठकर हरी के पास जाता है। रघु निर्णय लेते हुए, हरी, मैं वापस गांव जा रहा हूँ। हरी हैरान होकर, पागल हो गया है? बिना पैसे के कैसे जाएगा? यहाँ रुककर भी क्या करूँगा? आधा पेट खाकर मरने से अच्छा है कि अपने खेत में जाकर मरो। कम से कम अपने घर में रहूंगा। हरी सोच में पड़ जाता है। धीरे धीरे बाकी मजदूर भी उनकी बातें सुनने लगते हैं। कई लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। अगली सुबह रघु, हरी और कुछ मजदूर अपना सामान समेटकर फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। रास्ते में ठेकेदार शिवनाथ आता है। कहाँ जा रहे हो सब? बिना बताए कैसे जा सकते हो? रघु आंखों में गुस्सा लिए हुए, जहाँ हमारी मेहनत की कदर न हो, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। शिवनाथ हंसते हुए, जाओ, लेकिन याद रखना, गांव में भी वही मजबूरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रघु बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो और हरी गांव पहुंच जाते हैं। रघु की आंखें भर आती हैं जब वो अपनी मिट्टी पर पैर रखता है। गंगा और माँ उसे देखकर दौड़कर गले लगा लेती है। माँ की आंखों में आंसू है और गंगा के होठों पर हल्की मुस्कान।
गंगा रोते हुए। इतनी देर क्यों लगा दी? राम, रघु गहरी सांस लेते हुए। अब कभी नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। किसान कहीं भी जाए, उसकी असली जगह बस उसका खेत ही होता है। गांव की मिट्टी को छूते हुए रघु मन कसम खाता है कि अब किसी भी कीमत पर अपना खेत नहीं छोड़ेगा।